नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास की एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। जरा सोचिए, कैसे एक साधारण सी व्यापारिक कंपनी एक पूरे उपमहाद्वीप की मालिक बन गई। आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी नाम के इस कॉरपोरेट संस्था के उदय और उसके अंत की पूरी कहानी को डिकोड करेंगे। अब इस स्क्रीन पर जो नंबर्स हैं वो देखिए। 1700 के आसपास दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी लगभग 24% थी और 1947 आते आते ये घटकर सिर्फ 4% रह गई। मतलब इतना बड़ा ड्रॉप। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये हमें बताते हैं कि आखिर इस पूरी कहानी के पीछे का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था। सदियों की ये आर्थिक गिरावट आखिर हुई कैसे, यही हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य बिंदु है। तो आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। पहले हम देखेंगे एक कॉरपोरेट साम्राज्य की शुरुआत, फिर फैक्ट्रियां, किले और कूटनीति, उसके बाद प्लासी का विश्वासघात, संपत्ति का दोहन, कंपनी के खिलाफ प्रतिरोध और आखिर में 1857 का विद्रोह और कंपनी का अंत। चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एक कॉरपोरेट साम्राज्य की शुरुआत और मसालों का वो एकाधिकार। तो बात 17वीं सदी के शुरुआती दौर की है। आखिर यूरोप के लोग भारत की तरफ इतने आकर्षित क्यों थे? तो इसका सीधा सा जवाब है मसाले। 1498 में जब वास्को द गामा यहां पहुंचा था, तब मसालों की कीमत क्या थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं? आपको जानकर शायद हैरानी होगी, पर उस वक्त 1 किलो काली मिर्च की कीमत यूरोप के एक मजदूर की पूरी साल भर की कमाई के बराबर थी। जी हां, पूरे 1 साल की कमाई। इसी भारी भरकम मुनाफे की संभावना ने ही यूरोपीय देशों के बीच एक रेस शुरू कर दी थी। और इसी रेस में आगे निकलने के लिए दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ के एक रॉयल चार्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ। देखिए, ये कोई आम कंपनी नहीं थी, ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। उस दौर के हिसाब से ये एक बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया था। मतलब कई सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा एक साथ लगाएंगे और रिस्क शेयर करेंगे। अगर समुद्री यात्रा में जहाज डूब भी गया तो किसी एक इंसान का सब कुछ नहीं उजड़ेगा। उस समय के जोखिम भरे व्यापार में ये कंपनी को बचाने का एक बेहद शानदार तरीका था। अब आते हैं दूसरे भाग पर, फैक्ट्रियां, किले और कूटनीति, यानी कंपनी का विस्तार। तो कंपनी ने भारत में अपने कदम कैसे जमाए? शुरुआत हुई 1608 में सूरत से। फिर 1639 में उन्होंने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया। लेकिन जो सबसे मजेदार किस्सा है वो बॉम्बे का है। 1661 में बॉम्बे असल में किंग चार्ल्स द्वितीय को एक पुर्तगाली राजकुमारी से शादी के दहेज में मिला था। और फिर राजा ने क्या किया? उन्होंने इसे कंपनी को सिर्फ 10 पाउंड के सालाना किराए पर दे दिया। मतलब दहेज में मिला शहर, और वो भी इतने सस्ते किराए पर। इसके बाद 1690 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम बना। सच कहें तो ये सिर्फ ट्रेडिंग पोस्ट्स नहीं थे, ये उनके आने वाले साम्राज्य का लॉन्च पैड तैयार कर रहे थे। लेकिन ये विस्तार सिर्फ इमारतें खड़ी करने तक सीमित नहीं था। 1615 में मुगल दरबार में आए सर थॉमस रो की कूटनीति बहुत दिलचस्प थी। उन्होंने बड़ी समझदारी से कहा था कि सिर्फ अमीर बनने पर ध्यान दो, ये सिर्फ व्यापारी ही हैं जो इस व्यापार को बचा सकते हैं। रो को पता था कि उस वक्त मुगलों से सीधे लड़ना बेवकूफ़ी होगी, तो उनकी रणनीति बहुत साफ थी, लड़ाई झगड़ा छोड़ो और चुपचाप पैसे बनाओ। और यही कूटनीति उनकी शुरुआती सफलता का सबसे बड़ा मंत्र बन गई। अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, हमारा तीसरा भाग, प्लासी का विश्वासघात, या कहें एक तरह का हॉस्टाइल टेक ओवर। यहां से गेम पूरी तरह पलट गया। व्यापार पीछे छूट गया और कब्जा करने की होड़ शुरू हो गई। 1757 के प्लासी के युद्ध का गणित जरा देखिए। एक तरफ बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला के विशाल सेना जिसमें 50,000 सैनिक और 40 तोपें थीं, और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव की सिर्फ 3,000 सैनिकों वाली छोटी सी फौज। कागज पर देखें तो यह कोई मुकाबला ही नहीं था। तो फिर इतनी छोटी सी सेना ने इतनी बड़ी फौज को हरा कैसे दिया? सच कहूं तो यह किसी बेहतरीन युद्ध कौशल की जीत नहीं थी। यह नतीजा था एक बैकरूम डील और बहुत बड़े धोखे का। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर के साथ एक सीक्रेट डील कर ली। डील ये थी कि मीर जाफर युद्ध में अपनी सेना को आगे नहीं बढ़ाएगा और बदले में उसे नवाब की गद्दी मिलेगी। और इसके बदले कंपनी को क्या मिला? बंगाल की बेहिसाब दौलत। इसी घटना के बाद दीवानी अधिकारों के जरिए कंपनी को सीधे टैक्स वसूलने का कानूनी हक भी मिल गया। अब इस तख्तापलट का असर क्या हुआ, ये हम देखेंगे हमारे चौथे भाग में, संपत्ति का दोहन यानी निष्कर्षण और अकाल। देखिए, जब एक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी शासक की कुर्सी पर बैठ जाए तो नतीजे काफी डरावने हो सकते हैं। 1770 में बंगाल में एक बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा।
फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं। ऐसी हालत में जहां लोगों को राहत की जरूरत थी, वहां कंपनी ने अपनी कॉरपोरेट मानसिकता दिखाई। उन्होंने टैक्स कम करने के बजाय उसे बढ़ाकर सीधा 50% कर दिया। और इस 50% टैक्स के फैसले का जो मानवीय मूल्य चुकाना पड़ा, वो वाकई दिल दहला देने वाला था। 1770 के उस अकाल में बंगाल की आबादी का 1/3 हिस्सा खत्म हो गया। हम लगभग 10 से 15 मिलियन लोगों की बात कर रहे हैं जो भूख से मारे गए। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस अकल्पनीय त्रासदी के बीच भी धन दौलत जहाज़ों में भर भर कर लगातार इंग्लैंड की तरफ जाती रही। अर्थशास्त्री इसी पूरी प्रक्रिया को ड्रेन ऑफ वेल्थ या संपत्ति का दोहन कहते हैं। और बात सिर्फ यही नहीं रुकी। कंपनी ने एक बहुत ही सिस्टमैटिक और क्रूर वैश्विक आर्थिक चक्र तैयार किया। अपने व्यापारिक घाटे को कवर करने के लिए उन्होंने बंगाल के किसानों को जबरदस्ती अफीम उगाने पर मजबूर किया। फिर उस अफीम को ले जाकर चीन के बाजारों में बेचा। उससे जो भारी मुनाफा हुआ, उससे इंग्लैंड के लिए चाय और रेशम खरीदा। और जब चीनी सम्राट ने इस विनाशकारी व्यापार को रोकने की कोशिश की, तो कंपनी ने अपनी मिलिट्री ताकत का इस्तेमाल करके उनके साथ अफीम युद्ध यानी ओपियम वॉर्स लड़े। ये वाकई में एक ग्लोबल कॉर्पोरेट नेटवर्क की क्रूर शोषण की कहानी थी। तो क्या इन सब के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई? बिल्कुल उठाई। और यही हमारा 5वां हिस्सा है, कंपनी के खिलाफ प्रतिरोध। भारत के भीतर कई ऐसी ताकतें थीं जिन्होंने इस बढ़ते कॉर्पोरेट एकाधिकार को कड़ी टक्कर दी। मैसूर में हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने कंपनी के विस्तार को रोके रखा। आपको पता है, टीपू सुल्तान ने उस वक्त युद्ध में रॉकेट तकनीक का इस्तेमाल किया था। फिर मराठा साम्राज्य था, जो एक बेहद मजबूत सैन्य शक्ति थी। हालांकि वो बाद में अपनी आपसी फूट का शिकार हो गए। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कौन भूल सकता है? उनका नाम उस दौर के अदम्य प्रतिरोध की सबसे शक्तिशाली मिसाल के रूप में इतिहास में दर्ज है। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी अध्याय पर, छठा भाग, 1857 का विद्रोह और कंपनी का अंत। तो कंपनी का अंत शुरू कैसे हुआ? ये तब हुआ जब कंपनी ने उस चीज को ही इग्नोर कर दिया जिस पर उनकी पूरी ताकत टिकी थी, उनके अपने सिपाही। विद्रोह की चिंगारी तब भड़की जब भारतीय सिपाहियों को नई एनफील्ड राइफलें दी गईं। जब ये बात सामने आई कि इन राइफलों के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी है, तो कंपनी ने हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की गहरी धार्मिक भावनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। और इसी एक असंवेदनशील फैसले ने मई 1857 में मेरठ में उस विद्रोह को जन्म दिया जो आग की तरह फैल गया। 1857 का ये विद्रोह सिर्फ छावनियों तक नहीं रुका। एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई। एक बूढ़े और शक्तिहीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर रातों रात पूरे उपमहाद्वीप के प्रतिरोध और एकता का चेहरा बन गए। सैनिकों ने उन्हें अपना नेता मान लिया और जो बगावत सिर्फ एक टुकड़ी से शुरू हुई थी, वो कंपनी के खिलाफ पहला संगठित राष्ट्रीय विद्रोह बन गई। इस विद्रोह की इंटेंसिटी क्या थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खुद एक ब्रिटिश जनरल ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में क्या कहा था। जनरल रोज ने माना कि विद्रोहियों में वो सबसे बेहतरीन और सबसे बहादुर सैन्य नेता थी। आप सोच सकते हैं कि कंपनी को उस वक्त अपने पूरे इतिहास की सबसे बड़ी और भयंकर चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। 1857 के उस विशाल विद्रोह को जैसे तैसे दबा तो दिया गया, लेकिन इसका असर बहुत गहरा हुआ। जनता का भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जरिए ब्रिटिश सरकार को एक तरह से बेल आउट करना पड़ा। उन्होंने सीधे तौर पर भारत का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और इसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के राज का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है। जरा सोचिए, आखिर कैसे सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए बनाई गई एक अकेली कॉरपोरेट कंपनी ने एक पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत ही बदल कर रख दी। ये कहानी हमें अनियंत्रित कॉरपोरेट महत्वाकांक्षा और उसकी हदें भूल जाने के गंभीर परिणामों के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। हमारे साथ इस ऐतिहासिक चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत